नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने जेएमडी क्लास में। और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की क्लास हमारे जो 12 के विद्यार्थी हैं, यानी कि 12 के विद्यार्थी हैं, उनके लिए रहेगी। और ये क्लास फिजिक्स की क्लास रहेगी, जिसमें आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे कि इनके आंसर आप किस प्रकार से सेटिस्फाई कर सकते हैं। और कुछ ट्रिकों के साथ में शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। तो जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं, तो वो बच्चे जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। चैनल को लाइक करेंगे, सभी सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में अवश्य शेयर करेंगे, जिससे कि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड हो सकें और आपकी जो परीक्षा इस बार 2024-25 सत्र की है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से निपटे और आप अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की क्लास में हमारे पास में चर्चा करने का जो टॉपिक है वो क्या है, बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। तो इनके बारे में समझते हैं क्या होते हैं। 1 लाइन क्वेश्चन होते हैं और इनमें से 4 विकल्प दिए जाते हैं, तो उनका इनमें से एक चूज करना होता है। तो देखिए, कह रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला जो प्रश्न के रूप में हमारे पास में आ रहा है वो हमारे पास में प्रश्न है कि धनावेशित वस्तु में क्या चीज़ के बारे में बोला गया है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन चारों में बात करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है तो कह रखा है न्यूट्रॉनों की अधिकता। इसके अलावा अगला दे रखा है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, या इलेक्ट्रॉनों की कमी, या फिर प्रोटॉनों की कमी। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर कौन सा सही सा होगा। इसके लिए आप दोस्तों जल्दी से चैनल को लाइक करते रहें और साथ साथ में आंसर को कमेंट भी अवश्य करते रहें। और ये भी आप बताते रहें कि हमारी क्लास की जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, आवाज़ प्रॉपर आ रही है। तो इसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन 4 ऑप्शनों के बारे में जो बात की गई थी, तो इनका कौन सा ऑप्शन रहेगा तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इन्होंने कहा है कि धन आवेशित वस्तु में, भाई एक वस्तु है पहली और ये दूसरी वस्तु। अब एक पर जो चार्ज है, चार्ज के बारे में बात करेंगे। यहाँ से क्या चल रहे हैं, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे तो इस पर जब कोई भी चीज़ किसी को दूसरे को दी जाती है, तो जो देता है वो दाता यानी कि प्लस चार्ज, और ये ग्राही यानी माइनस चार्ज के रूप में आ जाता है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की जब भाई कोई चीज़ देगा तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, इस वाली वस्तु में कमी हो रही। दोस्तों मेरे ख्याल से आप इसको स्पष्ट समझ चुके होंगे कि आपको क्वेश्चन के अनुसार कौन सा इसका जवाब देना है। तो इसका जवाब रहेगा इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी ऑप्शन नंबर सी, ये इसका रहेगा आंसर। तो चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस क्वेश्चन है, किस तरह का क्वेश्चन है। तो कह रखा है 2 समरूप धातु के गोलों को क्रमशः +Q और -Q आवेश दिए गए। तो भाई 2 गोले दे रखे, एक पर एक गोला, एक दूसरा गोला, एक पर प्लस चार्ज, एक पर माइनस चार्ज। तो इतना हमने कर लिया। अब कह रखा है कि 2 समरूप यानी कि समान प्रकार के गोले हैं, काहे के हैं, धातु के गोले हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं ऑप्शन की कि ऑप्शन के अंतर्गत क्या आएगा। जो पहला ऑप्शन है वो कह रखा है दोनों गोलों के द्रव्यमान बराबर होंगे। पहले में बताया गया है कि दोनों गोलों के जो द्रव्यमान हैं, यानी मान के चलिए जो m1 है तो इसका ले लो m2। तो
इसका m1 और इसका m2 दोनों ही समान होंगे, पहले ऑप्शन के बारे में। दूसरे ऑप्शन में कह रखा है कि धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। ये दूसरे ऑप्शन में जो चर्चा की गई है इसमें इन्होंने बताया कि जो प्लस वाला है यानी धनावेशित गोला है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो धनावेशित गोले का द्रव्यमान यानी कि m1, इसके अलावा ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान m2 से कम होगा, यानी इसका अधिक बताया गया है, इसका क्या बताया गया दोस्तों, कम बताया गया है। तो आपको क्लियर हो रहा है, प्लस वाला ज़्यादा और माइनस वाला कम। इसके अलावा तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान धनावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। अगले में ठीक इसके अपोजिट बात की गई है दोस्तों। और लास्ट ऑप्शन में कह रखा है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अगर इस क्वेश्चन की हम चर्चा करें और उसको समझें तो जो हमारा दूसरा ऑप्शन दे रखा है यानी कि धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा, तो यही इसका आंसर होगा दोस्तों। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा, यानी जो प्लस वाला रहेगा वो अधिक के लिए रहेगा और माइनस वाले का क्या रहेगा, कम रहेगा, यानी इसका द्रव्यमान कम और इसका द्रव्यमान अधिक रहेगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। और यदि हमारा सेशन आपको पसंद आता है तो इस सेशन को अवश्य ही शेयर करते रहें दोस्तों में, और साथ में बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी जो नई वीडियो है, नई वीडियो की सूचना आपके पास में पहुंच जाए और आप उसको प्राप्त करके देख सकें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार का क्वेश्चन है तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। कह रखा है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दोस्तों हमें अगर बात करें तो Q बराबर में दे रखा है। Q बराबर में कितना है, 1c, यानी 1 कूलाम Q बराबर में दे रखा है। इसके अलावा N बराबर में दोस्तों पूछा जाता है, इसके बारे में पूछा जाता है, N के बारे में क्वेश्चन मार्क करवाया गया है। और बात करें आवेश के लिए तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो -1.6 गुणे में 10 की पावर, और माइनस का कितना होता है 19, ये रहता है पावर के रूप में, इस पर पावर रहती है यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इन सब की चर्चा करने के बाद में हम पहुँचते हैं अपने आंसर की तरफ कि आंसर को किस प्रकार से लगाएंगे। तो आंसर को किस प्रकार से किया जाएगा इसके लिए दोस्तों आपको समझना है, ध्यान देना कि जो संबंध होता है Q इक्वल में प्लस माइनस का NE, तो यहाँ से हमें दोस्तों क्या चाहिए, N चाहिए, तो N को इस तरीक़ा से लिख लेंगे। और यहाँ पर जो आवेश था 1 कूलाम उसे 1 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे 1.6 और गुणे में 10 की पावर माइनस का 19 दोस्तों। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आंसर समथिंग में आ जाएगा। आप करिए पॉइंट के रूप में डिवाइड, या पॉइंट के ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए मैं किस तरीके से आपको समझा रहा हूँ, उसको समझने का आप प्रयास करें। ये रिलेशन लगाने के बाद में अब आप पहुँचेंगे जो फाइनल आंसर पर, तो हम देखेंगे कि हमारे पास में जो आंसर आ रहा है वो करीब में 6.25 और इंटू में 10 की पावर 18, कितना रहेगा 18। जब हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में हम कैलकुलेशन में कुछ इतना ही प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका आंसर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा V नंबर दोस्तों, क्या हो जाएगा V नंबर, यानी कि 6.25 इंटू में 10 की पावर 18, क्या रहेगा 18। तो ये रहेगा इसका दोस्तों आंसर। मेरे ख्याल से आप इसको समझ सके होंगे। अगर यदि किसी को कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें ताकि इसका विधिवत आपको हल भी बताया जा सके। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा किस प्रकार का क्वेश्चन है और उसका क्या आंसर होगा। तो क्वेश्चन दे रखा है कि किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक या परावैद्युत नेतांक के हो सकता है, कितना हो सकता है दोस्तों, 0 होगा,
0.7 होगा या फिर 3 होगा माइनस का, या फिर 6.0 होगा। तो दोस्तों इसके लिए आप उसको ध्यान रखेंगे। हम इसका आंसर आपको बताने जा रहे हैं। अगर यदि किसी को इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। तो बात करते हैं इसके आंसर के लिए। तो दोस्तों याद रखेंगे, जब कह रखा है किसी परावैद्युत, यानी कि वो जब किसी वैद्युत रोधी, क्या बोला गया दोस्तों, किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युत नेतांक के हो सकता है। जब के बारे में वैल्यूएशन पूछी गई है, जब किसी स्थिति में बोला गया है वैद्युत रोधी के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा 6.0 दोस्तों। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में दोस्तों चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या क्वेश्चन है उसके बारे में आप समझने का प्रयास करिए। तो देखिए, करका कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों को वायु के स्थान पर, देखिए दोस्तों, दो हमारे बिंदु निकाय हम लोगों ने पढ़े थे, जैसे कि कूलाम के नियम के अंतर्गत अगर चर्चा करवाई गई हो, या कुछ अदर तीव्रता से संबंधित, या कुछ अच्छी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाया गया था। तो उनमें माध्यम के बारे में चर्चा कराई गई थी। तो वायु जैसा माध्यम होता था, कभी कभार निर्वात के लिए भी ले लेता था। तो वहाँ पर के लिए जब चर्चा करते हैं तो यहाँ क्या बोला गया, वायु के स्थान पर। भाई वायु थी, दो पदार्थ थे, पहला और दूसरा, ये बिंदु आवेश है मान के चलिए। एक पर प्लस Q1, एक पर प्लस Q2 आवेश रखा गया। अब इनके बीच में अगर बात करें, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है और बीच में क्या चल रही है, वायु चल रही है, वायु का माध्यम। तो वायु को अगर चेंज कर दिया जाए और वायु की जगह पर दोस्तों केरोसिन तेल में रख दें, बात को समझिए। कहने का मतलब दोस्तों ये बताया गया है कि पहले हमको दोनों जो बिंदु आवेश थे वो कहाँ रखे हुए थे, वायु में रखे हुए थे। अब उन्होंने माध्यम चेंज कर दिया, यानी केरोसिन तेल में रख दिया। तो केरोसिन तेल में रख दे तो उन बिंदु आवेशों के बीच बल, तो बल दोस्तों पूछा गया है, बल क्या रहेगा। तो जब केरोसिन तेल के बीच में रखेंगे तो ऑप्शन इनके कौन कौन से दे रखे हैं, ऑप्शन 1 दे रखा है, यानी ये दे रखा है घटेगा, दूसरा बढ़ेगा, समान रहेगा, शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, यानी कि घटेगा। तो अगर वायु से माध्यम चेंज करके केरोसिन तेल का माध्यम दिया गया, यानी उसमें वस्तु बिंदु आवेशों को रखा गया, तो हमारा क्या होगा, इसमें बल घटेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वैद्युतशीलता क्या है दोस्तों, वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक। तो जिन बच्चों ने हमारी क्लास ली होगी वह इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं और कुछ को तो याद भी होगा। जैसे कि बात करते हैं इसके मात्रक के बारे में। तो मात्रक की जो हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे कि एप्सिलॉन 0 जो होता है वो क्या होता है, वैद्युतशीलता होता है। और इसका जो रिलेशन हमने पढ़ाया था, संबंध पढ़ाया था, वो संबंध क्या था। तो संबंध था दोस्तों, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। संबंध था Q1 Q2 और बटी में F और साथ में इंटू में क्या था, R का स्क्वायर, यानी कि एप्सिलॉन 0 इक्वल में Q1 Q2 अपॉन में F इंटू में R स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से जब ये रिलेशन हमको याद है, और ये रिलेशन दोस्तों कहाँ से आया, जब हमने कूलाम का नियम जो फाइंड किया था तो उसमें था F इक्वल में 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो उस रिलेशन से इस रिलेशन की हमने प्राप्ति की। अगर यदि दोस्तों ये आपको याद है तो देखिए ऊपर आवेश, एक दूसरा आवेश, तो आवेश का मतलब क्या होता है दोस्तों, कूलाम होता है। क्या होता है दोस्तों, कूलाम होता है। तो कूलाम, एक कूलाम, दो कूलाम, यानी कि कूलाम और कूलाम का स्क्वायर करेंगे तो ढूंढ लीजिए दोस्तों, एक जगह यहाँ पर ऑप्शन में है और एक ऑप्शन ए में है। नीचे बात करते हैं दोस्तों बटे में क्या लिखा है, मगर यहाँ कूलाम स्क्वायर जो दे रखा है तो यहाँ क्या है, अंश के रूप में, यहाँ हर के रूप में। अब यहाँ देखिए हर के रूप में, तो ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया दोस्तों। अब बात करें इसके लिए, ऑप्शन के लिए डी वाले ऑप्शन में, तो कूलाम कहीं भी नहीं दे रखा है दोस्तों, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। न्यूटन प्रति कूलाम, कूलाम दोस्तों दे रखा है, मगर यहाँ क्या है,
अंश के रूप में मैंने अभी बताया, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। तो दोस्तों ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन बचा ए, यानी कि कूलाम, कूलाम यानी कूलाम का स्क्वायर, और प्रति यानी बटे का निशान, और वल का मात्रक न्यूटन, और आर का मात्रक यानी कि जो दूरी थी उसका मीटर का स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि इस मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और किस प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर को हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये सब आपने क्लियर कर लिया है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा, यानी कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये रहेगा इसका आंसर दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार का क्वेश्चन है? कह रखा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो दोस्तों जिन बच्चों ने क्लास को ज्वाइन कर रखा है तो वो बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में अवश्य आंसर दें। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ये तीनों ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो तीनों के बारे में चर्चा करते हैं और समझते हैं क्वेश्चनों को। तो जो पहला हमारे पास में क्वेश्चन के रूप में आया है दोस्तों, वो आया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में दोस्तों। तो इसको प्रदर्शित किया जाता है ई के द्वारा। और ई बराबर में दोस्तों ई बराबर में जो रिलेशन रहता है दोस्तों वो क्या रहता है? अगर बात करें, एक होता है हमारा विभव प्रवणता, तो उसमें होता है माइनस का, ई इक्वल में माइनस का, यहाँ पे ये रिलेशन ना लगा के हमको रिलेशन लगाना है। एक दे रखा है न्यूटन प्रति मीटर, इसके अलावा दे रखा है कूलाम, ऑप्शन है इनके कूलाम प्रति न्यूटन, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है न्यूटन प्रति कूलाम, और चौथा ऑप्शन दे रखा है जूल प्रति न्यूटन। तो चलिए चर्चा करते हैं। तो रिलेशन में पढ़ा था ई बराबर में एफ अपॉन में Q0। अब इसके बारे में तो आपने पढ़ रखा है। ये रहती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये रहता है बल, और ये रहता है हमारे पास में टेस्ट चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश। तो इसके बारे में जान गए। अब बात करें इस एफ के बारे में। तो ये एफ जो है वो क्या है? बल है। और बल का मात्रक दोस्तों क्या होता है? बल का मात्रक हम लोग जानते हैं क्या होता है? न्यूटन, जो कि मैंने शॉर्ट रूप में लिख दिया है एन। और Q0 यानी कि टेस्ट चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश, और परीक्षण आवेश एक प्रकार का आवेश है, यानी कि आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों? कूलाम। अब इसी हिसाब से अब हम ऑप्शन को छांट लेंगे। तो क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम। तो देखिए भाई, पहला है वोल्ट मीटर, कैंसिल, वोल्ट कामा मीटर स्क्वायर, ये भी कैंसिल। अगला है वोल्ट मीटर, पहला वाला दे रखा है, पहला वाला जो ऑप्शन है ये प्रति में दे रखा है, यानी वोल्ट प्रति मीटर। और इसके अलावा नहीं, क्वेश्चन चल रहा था हमारा ये वाला। तो हाँ, इसमें देखिए पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो है न्यूटन प्रति मीटर। तो इस प्रकार से कोई भी नहीं आया, तो इसको हटाएंगे। फिर दे रखा है कूलाम प्रति न्यूटन, ऐसा भी कोई नहीं आया, तो इसको भी हटाएंगे। यहाँ देख लेते हैं जूल प्रति न्यूटन, ये भी नहीं आया। तो ऑप्शन बचा हमारे पास में कौन सा? सी ऑप्शन, यानी न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ये रहा इसका ऑप्शन। तो मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझ चुके होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले में रिलेशन कौन सा हमारा बन रहा है उसके बारे में चर्चा करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो फिर से हम रिलेशन के बारे में अगर बात करें तो ई बराबर में फिर से कह रखा अगला क्वेश्चन क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो यहाँ था हमारा ऑप्शन सी, यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम। और यहाँ की बात करें तो यहाँ आज सभी चीज़ें का हमें दे रखी है वोल्ट में। तो अब देखिए चेंजिंग क्या रहेगी। यहाँ रिलेशन बनाएंगे कि ई इक्वल में माइनस का, ई इक्वल में माइनस का डी बी और बटे में, डी बी और बटे में सी में क्या होता है? डी एक्स। तो ये दोस्तों किसके लिए दिखाया जाता था? जब हम लोग पढ़ते थे विभव प्रवणता के बारे में दोस्तों, तो वहाँ पर से रिलेशन है। अब इसका ये रिलेशन हो गया। अब इसकी मात्रा के बारे में चर्चा करते हैं। ये एक प्रकार का वोल्ट, यानी कि मतलब क्या विभव है, तो विभवांतर को समझ सकते हैं। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? वोल्ट। यहाँ पे क्या लिख देना है? वोल्ट।
तो वोल्ट और फिर प्रति, वोल्ट प्रति। अब बात करें ये dx क्या होती है, एक प्रकार की दूरी होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। तो ऑप्शन के बारे में अगर बात करें तो वोल्ट प्रति मीटर ऑप्शन हम देखते हैं किस में आता है हमारे पास में, वोल्ट प्रति मीटर दोस्तों। तो ऑप्शन के अंतर्गत देखिए पहला ही ऑप्शन दे रखा है वोल्ट प्रति मीटर, इसका ऑप्शन पहला वोल्ट प्रति मीटर ये रहेगा। ये वाला आया नहीं, ये भी नहीं आया और ये भी नहीं आया। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ही संबंधित है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसके। अब देखिए इस क्लास के अंतर्गत आपको जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं अधिकांशतः उनमें से मुख्य क्वेश्चनों को ही रखा गया है, तो आप सभी पर अच्छी प्रकार से पकड़ बनाएं और उनको समझने का प्रयास करें, जिससे कि पेपर में आपको इससे सुविधा मिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, यानी यहाँ तीव्रता यहाँ वैद्युत क्षेत्र, कन्फ्यूजन नहीं करना है दोस्तों, उसी के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए पहले ऑप्शन के बारे में चर्चा करते हैं, इन्हीं दोनों ऑप्शनों से समझने का भी प्रयास करते हैं। तो पहले में जो तीव्रता का मात्रक आया था वो आया था न्यूटन प्रति कूलाम, तो मतलब न्यूटन प्रति कूलाम, तो इसका मतलब ये है दोस्तों, ये वाला दो है और पूछा गया है नहीं के लिए, तो इसको हम काट देंगे। यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ दे रखा है वोल्ट प्रति मीटर, तो जैसा कि इसका ऑप्शन ये भी आया था तो ये भी है, मतलब इसको भी हम काट देंगे दोस्तों, दो कैंसिल हो गए दोस्तों। जूल प्रति कूलाम, अब एक रिलेशन आपने पढ़ा था कि ई बराबर में क्या होता था, तो ई बराबर में आपने रिलेशन पढ़ा था W/Q0, तो इस रिलेशन से यानी कि जूल, कार्य का मतलब जूल और इसका मतलब कूलाम, मतलब ये भी है, तो इसको भी हम काट देंगे दोस्तों। तो मेरे ख्याल से इस प्रकार से आपसे इस क्वेश्चन को समझ लिया। अब लास्ट में बचता है हमारा कौन सा, एक ऑप्शन बचता है, वही दोस्तों इसका क्या होगा आंसर होगा, जो कि है जूल प्रति कूलाम मीटर, जूल प्रति कूलाम मीटर। तो यही दोस्तों क्या रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो कह रखा है कि एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है दोस्तों। तो वैद्युत क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें विकसित होती हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर चर्चा दे रखी है। तो उनमें से कौन सी जो विक्षेपित होती है वो राइट आंसर के रूप में है, तो कौन सी है, तो चलिए बात करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है एक्स किरणों को, अगला दे रखा है न्यूट्रॉनों को, अगला दे रखा है एल्फा कणों को, और अगला लास्ट दे रखा है कि गामा किरणों को। तो चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो इसमें जब वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात की जा रही है, इसमें एक्स किरणें ऑप्शन नहीं होगा। इसके अलावा अगर बात करें न्यूट्रॉनों को, तो न्यूट्रॉनों को भी नहीं होगा, और गामा किरणों को भी नहीं लेंगे। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, यानी कि एल्फा कणों को। तो आपको ध्यान रखना ये है कि वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत अभी चर्चा करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एल्फा कणों के बारे में, और इससे संबंधित एक क्वेश्चन अगला भी है जिसमें चर्चा भी की गई है। तो आप इसको क्लियर कर चुके होंगे कि इसमें क्या रहेगा एल्फा कणों को, तो इसमें गामा भी नहीं होंगी। इसके अलावा न्यूट्रॉनों के बारे में चर्चा नहीं होगी, एक्स किरणों की भी चर्चा नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में और समझते हैं इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन। तो यहाँ पे बात की गई थी वैद्युत क्षेत्र के बारे में, अब यहाँ पे भी बात कर रखा है वैद्युत क्षेत्र के बारे में, और यहाँ कौन सा कण दे रखा है एल्फा कण। तो देखिए दोस्तों यही इसका था क्या आंसर, तो यहाँ से भी आप इसको अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। अब जो क्वेश्चन है कह रखा है कि एक एल्फा कण जो कि 15 गुणे में 10⁴ यानी कि 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। अब ये बात करें दोस्तों मान के आगे मात्रक कौन सा रिलेशन बनाता है, तो ये बनाता है ई, और ई बराबर में आपने पढ़ा है क्या पढ़ा है F/Q0, या फिर इस प्रकार से। तो ये आपने रिलेशन को पढ़ रखा है, तो हम इसको समझ चुके हैं क्या दे रखा है
वैद्युत क्षेत्र दे रखा है या फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखा है। फिर दे रखा उस पर लगने वाले बल का मतलब बल का मान होगा दोस्तों। तो मतलब क्वेश्चन में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, अल्फा कण का जिक्र कर दिया गया और साथ में बल के बारे में पूछा गया। तो अगर यदि बल को पूछते हैं इस रिलेशन से तो बल को यहाँ रोक लेंगे, इसकी गुणा इधर करा देंगे दोस्तों। तो हमको रिलेशन किस प्रकार से फाइंड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों रिलेशन के बारे में चर्चा करते हैं। और बाकी अभी तक जितना भी पढ़ाया गया है, अगर यदि आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करेंगे दोस्तों। और यदि हमारा जो सेशन है वो आपको पसंद आता है तो उसे दोस्तों में शेयर अवश्य करेंगे दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं। तो रिलेशन के बारे में चर्चा कर रहे थे, वो मिल रहा था एफ इक्वल में ई और इंटू में Q0 या फिर Q। यहाँ पे क्या बात की गई, आवेश के बारे में दोस्तों। तो चाहे Q0 ले लो या फिर क्या ले सकते हो, इसके स्थान पर Q ले सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं। अब ई के बारे में बोला गया है, यानी कि हो जाएगा 15 और इंटू में 10 की पावर 4 और इंटू में फिर निशान लगा देंगे। अब आवेश के बारे में जो चर्चा की गई है तो यहाँ लिखेंगे 2 और ई पर चार्ज। तो ई पर चार्ज के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ क्या है, अल्फा कण आपने पढ़ा है क्या होता है 2He4। तो इस हिसाब से हम यहाँ से 2 लेंगे तो ये 2 यहाँ आ जाएगा और इस पर ई का मान पड़ जाएगा। तो चलिए मान को भी रख करके आपको दिखा देते हैं और समझा देते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन होगा सॉल्व। बाकी चीज़ें आपने इसमें क्लियर कर ली हैं। तो बात करी जा रही है किसके बारे में दोस्तों, एफ के बारे में। अब एफ के बारे में चर्चा कर रहे थे तो हमारे पास में पहला जो मान आया था वो कितना आया था, 15 इंटू में 10 की पावर 4 फिर इंटू में 2 इंटू में 1.6 इंटू में 10 की पावर 90। तो चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ कितना हो गया, 15 दूनी 30 हो गया दोस्तों, 30 हो गया। और यहाँ इंटू में 1.6 दोस्तों। अब यहाँ से बात करेंगे तो घातों के एडजस्टमेंट करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 19 इधर है 4 इधर है तो 4 घट जाएगा इसमें से, तो कितना मिलेगा 15 मिलेगा, 10 की घात 15 हो जाएगा। मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं आगे। अब यहाँ पर ये पॉइंट समझो है नहीं तो कितना है, 16 है, यानी कि 16 है। अब 16 का टेबल हम 30 में पढ़ लेंगे तो 0 को एडजस्ट करेंगे पहले ही और 16 48 कर देंगे, 48 कर देंगे, मतलब 480 हो जाएगा। पॉइंट को यहाँ एडजस्ट कर देंगे, एक अंक बाद पॉइंट है तो पॉइंट एडजस्ट हो गया, गुणे में 10 की घात -15 दोस्तों। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से इसको लाया गया है। अब यहाँ पर 48 मिला, यहाँ 10 की घात -15 मिला, यानी कि अब हम पहुँचते हैं और लास्ट आंसर पर अपने कि आंसर इसका क्या रहेगा दोस्तों। तो आप समझें इसको, और जिसको भी कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें या अपनी राय देते रहें, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो हम पहुँच चुके थे आंसर पर, जो कि हमारे पास में आया था 48.0 गुणे में 10 की घात -15। तो यहाँ से पॉइंट का एडजस्टमेंट करेंगे तो हमको मिलेगा 4.8 गुणे में 10 की घात, एक घात को इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो इसमें से ऑटोमेटिक वो घट जाएगी और क्या मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा, यानी 14 मिल जाएगा। तो ढूंढ लेते हैं इसका ऑप्शन, यानी कि 4.8 गुणे में 10 की पावर -14। तो देखिए इसमें तो 14 है नहीं, डी वाला कैंसिल, और इसमें कितना है 10। तो इसके बारे में देखिए अब बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे समझने का प्रयास करें, मैं बताता जाता हूँ आपको। तो लास्ट में हमको जो घात के रूप में मिला था वो क्या था, 14 था। तो ये भी ऑप्शन दोनों ही कैंसिल, तो यहाँ आ जाओ, दोनों पे 14 है और साथ में एक पे है 4.8, एक पे है 8.4। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा दोस्तों। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को भी आप बढ़िया तरीके से समझ चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का वेक्टर है या वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है, क्या बता रखें,
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है, यानी दिशा के बारे में हमको निश्चित करना है। देखिए क्या दिशा बता रखी है, क्या रखा, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसको हम क्लियर नहीं करेंगे दोस्तों, ये राइट ऑप्शन हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए धन से ऋण की ओर, क्या बोला गया, धन से ऋण की ओर। तो धन से ऋण की ओर नहीं होता है, ऋण से धन की ओर होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, यानी कि ऋण से धन की ओर होता है दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन डी रहेगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है उसके बारे में समझिए। क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र यानी कि वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर बल आघूर्ण है। तो बल आघूर्ण मतलब टाउ के बारे में चर्चा की गई है। टाउ बराबर में आपने रिलेशन पढ़ा था, क्या रिलेशन था, आप पढ़ते थे पी डॉट ई, पी डॉट ई और साथ में साइन थीटा। एक तो रिलेशन ये पढ़ते थे। अगर यदि इसके अलावा अगर यदि हम यहाँ से ये सदिश रूप के अंतर्गत लाना चाहें तो क्या रहेगा, वेक्टर पी, वेक्टर लगाने का तो क्रॉस लगाओ और वेक्टर ई, ये रहता था इसका अगला रिलेशन। तो इस रिलेशन को देखते हैं किस ऑप्शन में आता है। तो पहला ऑप्शन नहीं आया दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आ गया यानी कि वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, शून्य ऑप्शन होगा नहीं दोस्तों। और अगर बात करें इस ऑप्शन के लिए दोस्तों, तो ये भी ऑप्शन एकदम क्लियर ही है, क्योंकि यहाँ पर गुणे की बात की गई दोस्तों। तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन और ये ऑप्शन बिल्कुल सेम ऑप्शन है, क्योंकि मल्टीप्लाई से कुछ भी नहीं होता है। तो फिलहाल इसको इसलिए प्रोबेबिलिटी दी गई है क्योंकि आप पढ़ते हैं पी के बारे में, तो सबसे पहले पी का जिक्र किया जाता है, फिर बाद में ई का जिक्र होता है। तो इसलिए इस ऑप्शन को भी हम छोड़ देंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या रखा है कि 2.0 माइक्रो कूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3.0 सेंटीमीटर है। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। मतलब दोस्तों आप जो बच्चे अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं उनको जानकारी है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है, पी होता है। और रिलेशन क्या होता है दोस्तों, तो पी इक्वल में क्यू इंटू में 2L, ये रहता है दोस्तों इसका रिलेशन। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, मतलब 2.0 माइक्रो कूलाम यानी आवेश के बारे में, यानी क्यू दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्यू यानी कि 2 इंटू में। अब यहाँ पर म्यू आया है दोस्तों, तो म्यू के लिए क्या हो जाएगा, सभी बच्चे जानते हैं कि ये 1 म्यू जो होता है वो 1 म्यू के बराबर में होता है 10 की घात -6 मीटर। तो अब ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब बढ़ते हैं आगे। तो 1 म्यू के बराबर में बताया गया है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 की घात 6 और फिर गुणे में, और जो डिस्टेंस दे रखी है 2L, तो मतलब ये 2L टोटल डिस्टेंस होती है दोनों के बीच की। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 3। तो एक बार मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा सा दोबारा से लिख के दिखाता हूँ। रिलेशन आपने समझ लिया दोस्तों, अब केवल मानों का प्रयोग करेंगे। तो देखिए क्या पूछा गया था पी के बारे में। तो पी बराबर पहला मान आया था हमारा 2 इंटू में 0.0 लगा, कोई मतलब नहीं है, 10 की घात कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर इंटू में 2L के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, तो यहाँ पे मिल जाएगा 3 इंटू में सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करो तो 10 की घात -2। अब ये हो गया हमारे पास में कूलाम में, और ये हमारे पास में क्या है में हो गया, बात करते हैं दोस्तों तो मीटर में। तो कूलाम मीटर इसका आंसर भी रहेगा। तो सभी कूलाम मीटर के अंतर्गत सभी ऑप्शन आ रहे हैं। अब मान के बारे में बात कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6 इंटू में और
6 इधर माइनस का 2 इधर, तो कितना हो जाएगा गुणा मत करने पर, मतलब जब आपस में गुणा कराएंगे तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी कितना मिल जाएगा 8। तो दोस्तों 6 गुणे में 10 की घात माइनस का 8, यही इसका ऑप्शन रहेगा। तो ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। पहले वाले में दे रखा है 6.0, ऑप्शन ही नहीं है, कैंसिल। सी ऑप्शन में भी नहीं आएगा। अब एक ऑप्शन बचा बी, एक बचा 12 वाला यानी डी, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन क्या रहेगा, बी रहेगा दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आप इसको क्लियर कर चुके होंगे कि किस प्रकार का ये इसका आंसर हमको प्राप्त होता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या आया है हमारे हिसाब से, बी ऑप्शन। तो याद रखेंगे, इस प्रकार से इसकी सॉल्विंग आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 कूलाम के 2 बराबर व विपरीत आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे हैं। दूरी दे रखी है इतनी, तो क्या रखा है, निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो फिर से हमसे पी की चर्चा की जा रही है दोस्तों। पी के बारे में फिर से हम फाइंड करते हैं, लिखते हैं पी बराबर में रिलेशन दोस्तों हमको मालूम ही है। तो अब सबसे पहले क्या होता था, चाहे हम क्यू का मान रख लें यानी आवेश का मान रख लें, और चाहे तो हम दूरी के बारे में रख लें। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। पहला आवेश आ गया, दूरी के बारे में 0.04, दोनों मीटर में है, एक मीटर में दे रखा है और एक क्या है कूलाम में है। तो डायरेक्टली इसका आंसर हमको मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, 0.08। तो इस हिसाब से दोस्तों इस पॉइंट को हम एडजस्टमेंट करेंगे, मतलब लिख लेंगे 8 इंटू में 10 की पावर। अब पॉइंट 2 अंक है, हटाएंगे तो नीचे कितने लेके आएंगे, 100 लेकर के आएंगे। 100 को घात के रूप में लिखें तो 10 की घात 2, और वही ऊपर चला जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और इसका मात्रक साथ में अवश्य लिख लें, तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम और मीटर दोस्तों। तो अभी तक जितने भी मैंने न्यूमेरिकल लगवाए हैं दोस्तों, उनमें साथ में मात्रक अवश्य ही प्रयोग करें। तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, पहला ऑप्शन 6 से है तो होगा नहीं, अगला 1.5 से है, ये भी नहीं होगा। और 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक दे रखा है वी, एक दे रखा है डी। तो एक में घात दे रखी है 6 माइनस का, तो ये डी ऑप्शन भी कैंसिल, और घात 2 वाला हमारा ऑप्शन मिला वी। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपने बढ़िया तरीके से समझ ली होगी कि हमारे पास में कौन सी घात आ रही है, यानी ऑप्शन कौन सा आ रहा है। तो ऑप्शन आ रहा है बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर बिंदुओं पर जिनकी दूरी r है अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये किस प्रकार का रिलेशन है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो पहला बता रखा है 1/r के, तो ये तो बिल्कुल गलत है। इसके अलावा 1/r का स्क्वायर, ये भी हमने नहीं पढ़ा है। और इसमें दे रखा है सी ऑप्शन 1/r⁻⁴, यही ऑप्शन है दोस्तों, सी नंबर। और 1/r⁴ ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा दोस्तों। तो मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में अच्छी प्रकार से आ चुका होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है अगला क्वेश्चन कि दूरी आर पर स्थित 2 बिंदु आवेश +q और -q के बीच बल F, यानी कि जो बल F है वेक्टर के रूप में है, यदि एक आवेश स्थिर हो तथा दूसरा उसके चारों ओर r त्रिज्या के वृत्त में चक्कर काटे तो कार्य क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसकी चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन को आपने समझ लिया है, तो हमको फिर से रिलेशन इन्हीं से संबंधित ढूंढना है जिसमें r का यूज हो, आवेशों का यूज हो, बल का यूज हो। तो पहला ऑप्शन, ऐसा हमने कोई ऑप्शन नहीं पढ़ा है अभी तक, सब रिलेशन। दूसरा भी नहीं पढ़ा। तीसरे के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये पढ़े हैं फिलहाल, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ पे रहेगा क्या, शून्य। तो इसका इन तीनों ऑप्शनों में से कोई भी रिलेशन नहीं आया। और बात करें इस रिलेशन को नहीं पढ़ा है, इससे जुड़े हुए रिलेशन जैसे ई के संबंध में या अन्य प्रकार के रिलेशन को हमने इसमें फाइंड किया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का यही हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। साथ में सभी लोग, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ
यही आज का रहेगा हमारा लास्ट क्वेश्चन। और साथ साथ में सभी लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। और चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है कि निर्वात में वैद्युशीलता का मात्रक। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इस प्रकार का मैं पहले आपको करा चुका हूँ और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही देंगे और साथ साथ में अपनी राय अवश्य ही हमको देंगे। तो चलिए फ़िलहाल आप लोग अपने अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर हमको अवश्य ही देंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।